हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका वीएससी एजुकेशन पर। और आज हम पढ़ेंगे क्लास 12th पॉलिटिकल साइंस चैप्टर 1 शीत युद्ध का दौर। आज का हमारा टॉपिक है शीत युद्ध। शीत युद्ध का मतलब क्या होता है? शीत युद्ध को हम इंग्लिश में कोल्ड वॉर भी बोलते हैं। शीत युद्ध होता क्या है? जब दो या दो से अधिक देशों के बीच में युद्ध होने की पूरी संभावनाएं हो परंतु युद्ध ना हो। ऐसी स्थिति में क्या होता है कि दोनों देश एक दूसरे को प्रत्यक्ष रूप से आक्रमण तो नहीं करते हैं बल्कि अप्रत्यक्ष रूप से एक दूसरे को नुकसान पहुंचाने, नीचे दिखाने का प्रयास करते रहते हैं। ऐसी ही स्थिति को हम शीत युद्ध के नाम से जानते हैं। इस स्थिति में जो है स्थिति बहुत अधिक तनावपूर्ण रहती है। ऐसा लगने लगता है कि कभी भी आक्रमण हो सकता है परंतु आक्रमण एक्चुअल में होता नहीं है। इसे ही हम शीत युद्ध कहते हैं। सवाल सेकंड क्या होता है कि शीत युद्ध किस किस के बीच में लड़ा गया था? शीत युद्ध मुख्य रूप से दो कंट्रीज के बीच में लड़ा गया था। एक तो था सोवियत संघ का साम्यवादी गुट और एक संयुक्त राज्य अमेरिका का पूंजीवादी गुट। साम्यवादी गुट और पूंजीवादी गुट के बीच में शीत युद्ध लड़ा गया। ये जो पीरियड ऑफ टाइम था यानी कि शीत युद्ध का काल क्या था, यानी कि बोल सकते हैं हम कि शीत युद्ध कब से लेकर कब तक लड़ा गया। शीत युद्ध 1945 से 1990 तक लड़ा गया। 1945 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ था और सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म होने के साथ ही जो है शीत युद्ध स्टार्ट हो गया था, कोल्ड वॉर स्टार्ट हो गया था। और 1990 में जब सोवियत संघ का विघटन हो गया था, 1990 में जब सोवियत संघ का विघटन हो गया था तो शीत युद्ध का अंत हो गया था। क्योंकि अब क्या है कि एक ही बड़ी शक्ति अमेरिका रह गई थी, दूसरी कोई महाशक्ति थी नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा शीत युद्ध के परिणाम। शीत युद्ध के क्या परिणाम हुए? देखिए, शीत युद्ध के दो सबसे बड़ा परिणाम तो ये हुआ कि पूरा विश्व दो ध्रुवीयता में डिवाइड हो गया था, यानी दो ध्रुवीय विश्व का उद्गम हो गया था। शीत युद्ध के बाद जो है पूरा विश्व दो बड़ी महाशक्तियों में डिवाइड हो गया था। एक का नेतृत्व कर रहा था अमेरिका और दूसरे का नेतृत्व कर रहा था सोवियत संघ। यानी कि पूरा विश्व जो है इन्हीं दो महाशक्तियों के इर्द गिर्द घूमने लग गया था। सारी शक्तियां इन्हीं के पास थी। आइए इसके कुछ और पॉइंट्स के बारे में हम जानते हैं कि भाई शीत युद्ध के बाद कैसी स्थिति रही। देखिए, शीत युद्ध के दौरान इन दोनों महाशक्तियों ने सबसे पहले तो क्या सैन्य सुरक्षा संगठन बना लिए। दोनों महाशक्तियों ने अलग अलग अपने अपने लेवल पर एक सुरक्षा संगठन बनाए। जैसे कि अमेरिका ने 1949 में नाटो की स्थापना करी। नाटो, जिसको नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन या उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन कहते हैं। इस जो संधि में अमेरिका, कनाडा, ब्रिटेन, बेल्जियम, इटली, पुर्तगाल, डेनमार्क ये देश थे। अब नाटो को बनाने का उद्देश्य क्या था? मतलब अमेरिका का इसका मुख्य उद्देश्य क्या था कि इन देशों ने आपस में एक संधि की थी कि अगर इन पर से किसी भी एक पर आक्रमण किया जाएगा तो इसका मुकाबला सभी देश मिलकर करेंगे। मतलब एक इन्होंने अलायंस की तरह वर्क करना स्टार्ट कर दिया था। इसी तरह से नाटो के जवाब में रूस ने भी क्या है 1955 में एक संधि करी थी। 1955 में रूस ने क्या करी? वारसा संधि कर ली। वारसा संधि क्या थी? वारसा संधि भी बिल्कुल ही नाटो के जैसी थी। यानी कि वारसा संधि की भी वही शर्तें थी जो नाटो में शर्तें थी कि अगर वारसा में शामिल देशों के ऊपर किसी पे भी एक पे भी आक्रमण हुआ तो इसका मुकाबला ये सभी देश मिलजुल कर करेंगे। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या हो गया? शीत युद्ध की वजह से पूरे विश्व में हथियारों की होड़ सी स्टार्ट हो गई। यानी कि अधिक से अधिक जो देश थे, अमेरिका, सोवियत संघ या इनके साथ के जो देश थे, ब्रिटेन, फ्रांस, ये सभी देशों ने अधिक से अधिक हथियारों का खरीदना शुरू कर दिया या हथियारों को बनाना शुरू कर दिया कह सकते हैं हम। जैसे कि 1949 में रूस ने अणु बम का सफल परीक्षण किया, 52 में ब्रिटेन ने, 60 में फ्रांस ने, इन सबों ने परमाणु बम बनाए। 64 में चीन ने भी परमाणु बमों की दौड़ में शामिल हो गया। तो पूरे विश्व में जो है अधिक से अधिक हथियारों को लेकर एक आंदोलन सा स्टार्ट हो गया। ठीक है। तीसरा जो परिणाम था, तीसरा था गुट निरपेक्षता का विकास। अब गुट निरपेक्षता क्या था कि पूरा विश्व जो है या तो अमेरिका की तरफ मिल रहा था या सोवियत संघ की तरफ मिल रहा था, लेकिन इसके बाद भी कुछ देश ऐसे थे जो न तो अमेरिका की साइड मिलना चाहते थे ना ही सोवियत संघ की साइड मिलना चाहते थे। जो दोनों ही महाशक्तियों में नहीं मिल रहे थे ना, उनको हमने बोला गया गुट निरपेक्ष देश। अब गुट निरपेक्ष के बारे में मैं थोड़ा सा और डिटेल में बताता हूँ। गुट निरपेक्षता का अर्थ क्या है? गुट निरपेक्षता अमेरिका और सोवियत संघ दोनों ही महाशक्तियों से अलग रहते हुए अपना सामाजिक और आर्थिक विकास करना, ये हमारा क्या कहलाता है? गुट निरपेक्षता। इसमें कई सारे देश थे, जैसे भारत गुट निरपेक्ष आंदोलन के निर्माणकर्ता देशों में से एक है। भारत हो गया, युगोस्लाविया हो गया, घाना हो गया, मिस्र हो गया, ये बहुत सारे ऐसे देश थे जो दोनों ही महाशक्तियों से अलग रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन है शीत युद्ध के कारण। शीत युद्ध के कारण में सबसे पहले पॉइंट आता है शक्ति के लिए संघर्ष।
यानी कि दोनों ही महाशक्तियां, चाहे वो अमेरिका हो चाहे वो सोवियत संघ हो, दोनों ही महाशक्तियों ने अधिक से अधिक जो है शक्ति एकत्रित करना चाहती थी। दोनों ही देश अधिक से अधिक देशों को अपनी तरफ मिलाना चाहती थी और शक्तिशाली बनना चाहती थी। तो जो एक शीत युद्ध का बड़ा कारण था। दूसरा था हथियारों की होड़। दोनों ही महाशक्तियों में हथियारों की होड़ शुरू स्टार्ट हो गई थी। दोनों ही महाशक्तियां और महाशक्तियों के साथ मिले अन्य देशों ने हथियारों के जो बड़े बड़े भंडार इकट्ठा करना शुरू कर दिया, जिससे पूरे विश्व में एक हथियारों की होड़ स्टार्ट हो गई। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है क्यूबा मिसाइल संकट। ये क्वेश्चन जो है 2-3 तरीके से आ जाता है। ये क्वेश्चन कुछ इस तरह से भी आ जाता है कि शीत युद्ध कब अपने चरम बिंदु पर था, मतलब कब ऐसा लगने लगा था कि शीत युद्ध थर्ड वर्ल्ड वॉर में कन्वर्ट होने वाला है या तीसरे विश्व युद्ध में कन्वर्ट होने वाला है। या ये क्वेश्चन ऐसा आ जाता है क्यूबा मिसाइल संकट पर एक संक्षिप्त नोट लिखिए। इसमें क्या होता है कि क्यूबा मिसाइल संकट जो है 1962 में हुआ था। क्यूबा मिसाइल संकट 1962 में हुआ और क्यूबा एक्चुअल में क्या है, क्यूबा उत्तरी अटलांटिक महासागर में स्थित एक छोटा सा द्वीप है और जो अमेरिका का पड़ोसी देश भी है क्यूबा। और 1959 में क्या हुआ था कि फिदेल कास्त्रो ने जनरल बतिस्ता की सरकार का तख्ता पलट कर दिया था और क्यूबा की पूरी सत्ता अपने हाथों में ले ली थी। और क्योंकि अमेरिका के जो उद्योगपतियों थे, अमेरिका के उद्योगपतियों के करोड़ों डॉलर रुपए उन्होंने जो है निवेश कहाँ कर रखा था, अमेरिका में कर रखा था उन्होंने निवेश। और उन सब पर भी क्या कर लिया था, उन पे भी सब पे जो है फिदेल कास्त्रो ने अपने हाथों में ले लिया था। और अब फिदेल कास्त्रो को एक डर लगने लगा था कि अमेरिका उसके ऊपर कभी भी आक्रमण कर सकता है। क्यों कर सकता है? क्योंकि जो फिदेल कास्त्रो ने वहाँ पे तख्ता पलट किया था और जो अमेरिकी उद्योगपतियों के लाखों करोड़ों डॉलर के उद्योग धंधे उसने अपने हाथों में ले लिए थे, उससे ऐसा लगने लग गया था कि फिदेल कास्त्रो के ऊपर अमेरिका कभी भी आक्रमण कर सकता है। और इसी के लिए फिदेल कास्त्रो ने यानी कि क्यूबा ने क्या किया, उसने रूस से मदद मांगनी शुरू करी। रूस से कहा कि मुझे सैनिक और आर्थिक सहायता चाहिए, क्योंकि सोवियत संघ और क्यूबा में अच्छी दोस्ती थी। सोवियत संघ कभी भी नहीं चाहता था कि क्यूबा जो है अमेरिका की तरफ जाके मिले, इसीलिए सोवियत संघ ने क्यूबा को आर्थिक और सैनिक सहायता देनी शुरू कर दी। और सोवियत संघ ने क्या किया कि क्यूबा में चोरी चुपके परमाणु मिसाइलें तैनात कर दी। अमेरिका को इस बात की भनक भी नहीं लगी और पूरे 3 हफ्ते के बाद अमेरिका को इस बात की पता लगी। जैसे ही अमेरिका को इस बात की पता लगी तो अमेरिका ने सोवियत संघ ने अमेरिका क्यूबा में परमाणु मिसाइलें तैनात कर दी हैं। तो अमेरिका ने एक सुरक्षा घेरा तैयार किया और क्यूबा की तरफ आने वाले और जाने वाले सभी रास्तों को बंद कर दिया और एक क्यूबा की नाकेबंदी कर दी पूरी तरह से। और इससे जो एक तीसरे विश्व युद्ध का खतरा मंडराने लगा। इसे ही क्यूबा मिसाइल संकट के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, शीत युद्ध के दौरान महाशक्तियां छोटे छोटे और कमजोर देशों के साथ संबंध क्यों बनाती थी? मैं पहले क्वेश्चन आपको समझा देता हूँ। क्वेश्चन क्या है कि दोनों ही महाशक्तियां थी, अमेरिका और सोवियत संघ। दोनों ही महाशक्तियां जो है छोटे देशों के साथ अपने रिलेशन बना के रखती थी, अपने संबंध बना के रखती थी। तो क्या ऐसा कारण था कि दोनों महाशक्तियां अन्य देशों के साथ संबंध बनाती थी? तो इसका जो आंसर है वो कुछ इस तरह से देखिए, शीत युद्ध के दौरान दोनों महाशक्तियां छोटे और कमजोर देशों के साथ संबंध बना के रखती थी, क्योंकि महाशक्तियां को क्या है कि वहां पर अपने सैनिक अड्डे स्थापित करना चाहती थी। जैसे कि अमेरिका ने पाकिस्तान के साथ बना रखे थे या सोवियत संघ ने अन्य देशों के साथ बना रखे थे। इन्होंने क्या है कि वहां पर अपने अपने सैनिक अड्डे स्थापित कर लिए थे। फिर वे छोटे देशों से खनिज और संसाधन पाना चाहती थी, क्योंकि ये उनका वहां से खनिज और संसाधन बहुत अधिक मिल जाते थे। वहां पे जानते हैं अपने प्रभाव में वृद्धि करना चाहती, क्योंकि जितने ज्यादा सैनिक अड्डे होंगे तो उतने की वजह से दोनों ही महाशक्तियों का अपने अपने प्रभाव में भी वृद्धि हो जाएगी। फिर वे दोनों महाशक्तियां अपने सैनिक खर्च के अंदर कटौती करना चाहती थी, यानी कि जो इनका सेना के ऊपर खर्च किया जाता था वो इसमें कटौती करके इसका बोझ जो है मुख्य रूप से छोटे देशों के ऊपर डाल देती थी। और इसीलिए इन महाशक्तियों ने तीसरी दुनिया के देशों के साथ अपने संबंध बनाए। और लेकिन इनमें से कुछ देश ऐसे भी थे दोनों ही महाशक्तियों से अलग रहे। उन देशों ने क्या किया कि वे देश वे थे जो दोनों महाशक्तियों से अलग रहे, उनको हमने गुट निरपेक्ष देश कहा गया, जिसके बारे में मैं ऊपर बता चुका हूं आपको। और आने वाले टॉपिक में हम गुट निरपेक्षता के बारे में और ज्यादा डिटेल में जानेंगे। इस टॉपिक का लास्ट जो क्वेश्चन बनता है वो शीत युद्ध का अंत कब हुआ, कैसे हुआ। मैंने अंत पहले भी बताया था आपको, शीत युद्ध का अंत जो 1991 में हुआ सोवियत संघ के विघटन के साथ ही। जैसे ही सोवियत संघ का विघटन हो गया तो शीत युद्ध का अंत भी हो गया, यानी कि दिसंबर 1991 में
राष्ट्रपति गोर्बाचेव ने सोवियत संघ के विघटन की घोषणा की थी और पूरे विश्व में 2 ध्रुवीयता का अंत हो गया था। शीत युद्ध का भी यहीं पर अंत हो गया था। अब विश्व में एकमात्र एक ही शक्ति बची थी और वो महाशक्ति रह गई थी अमेरिका। अच्छा, सोवियत संघ के विघटन और शीत युद्ध के अंत के साथ ही जो है अमेरिका एक महाशक्ति के रूप में उभर कर सामने आया। थैंक यू।